हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बेटा केमिकल काइनेटिक्स का सबसे लास्ट वाला पोर्शन, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। इस पूरे पोर्शन को हम 3 लेक्चर में कवर करेंगे। आज वाला जो लेक्चर रहेगा लेक्चर 14, इसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज रहेंगी और जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको देखेंगे। इसके बाद जो लेक्चर 15 रहेगा, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा, इसमें हम सारे तरीके के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेंदी वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उन सब के कैलकुलेशंस नेक्स्ट वाले लेक्चर में सारे तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद इस पूरे पोर्शन में जो सबसे लास्ट वाला लेक्चर रहेगा और जो कि हमारे पूरे चैप्टर का भी सबसे लास्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर 16, इसमें हम कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बेटा, और उस टॉपिक में कौन सी कंडीशन है, एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि किसके बारे में है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कैटलिस्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से। इसमें अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, एक इक्वेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद चलेंगे किस पर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पर। होता क्या है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ता है, चाहे रिएक्शन किसी भी तरीके की हो। ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो जब हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पर जाएंगे तो उसको भी देखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन यहां पर जब भी हम काइनेटिक्स के कंसेप्ट की बात करेंगे, रेट कांस्टेंट की बात करेंगे, तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, जो रेट कांस्टेंट है वो हमेशा बढ़ता है। और रेट कांस्टेंट बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी हमेशा बढ़ता है। तो पहली थ्योरी लिख लेते हैं पहले उसे, और फिर उसको समझेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक, होता क्या है, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इससे क्या होता है, ये जो रेट कांस्टेंट है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है बेटा, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट जो है, ये रेट कांस्टेंट बढ़ता है, चाहे वो किसी भी तरीके के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो, ठीक है ना। और उससे फिर क्या होता है, रेट कांस्टेंट अगर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। ये चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ नहीं होती, और इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए अलग अलग लिख देते हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ होता है बेटा, रेट कांस्टेंट के साथ नहीं। सारी रिएक्शंस का रेट बढ़ता ही है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। क्लियर हो गया। अब ये समझते हैं ऐसा होता क्यों है, सारी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता क्यों है। तो उसी ग्राफ को यूज करेंगे बेटा, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, कौन सा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जब हम बनाते हैं किसी भी रिएक्शन का, जैसे मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट का एनर्जी का लेवल है, हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये वाली एनर्जी क्या, ये वाला पॉइंट किसको बताता है, ट्रांजिशन स्टेट को। और वहां तक की जो एनर्जी रहेगी रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट को और एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी लगेगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये ग्राफ हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में समझा हुआ है। तो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं उनको ये एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको ये एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ज्यादातर रिएक्टेंट को ये एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, जिससे वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, प्रोडक्ट में जल्दी से। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा या कम होगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला कंसेप्ट है, या इक्विलिब्रियम चैप्टर का कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम बताता है हमें अमाउंट के बारे में कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा या कम होगा। हम अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पीड की। जितना भी अमाउंट बनेगा, भले वो कम अमाउंट बने प्रोडक्ट का, वो जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। हम यहां बात करें स्पीड ऑफ रिएक्शन की, तो ध्यान देना है। इस चीज को लोग गलत तरीके से कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये देख लेते हैं कि अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से इस एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिएक्टेंट को मिल रही है तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा नहीं, एक यूनिट टाइम में ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हो सकता है प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। स्पीड ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ जाएगा, समझ में आया। तो होता क्या है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं,
टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायरिंग एक्टिवेशन एनर्जी ये बढ़ जाती है। अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को, या उसी को परसेंटेज भी लिख सकते हो आप, ज्यादा परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल को अगर एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को, तो प्रोडक्ट में बनने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं यूनिट टाइम में, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, इसी को कुछ और तरीके से क्या लिखा हुआ रहता है, यहां ये लिखा हुआ रहता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बढ़ाने से जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी वो प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है वो तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी टेम्परेचर के बढ़ाने से। वो काइनेटिक एनर्जी अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, उसके बराबर है, तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और एक्टिवेशन एनर्जी ये इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब ये सारे एक्सोथर्मिक के लिए भी एप्लीकेबल है और सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है ना, कि ज्यादा परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल को ये एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के कारण वो बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे, उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बट ध्यान रखना है बेटा, हम ये नहीं बोल रहे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा या कम होगा, या इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का कंसेप्ट है। ठीक है ना, हम काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में कौन से कंसेप्ट की बात करते हैं? स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी चीज को जो हम लोगों ने ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से पढ़ा है, एक और तरीके के ग्राफ से भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो एकदम पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है। ठीक है, यहां हम क्या प्लॉट करते हैं? ये जो वाई एक्सिस है इसमें हम प्लॉट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें हम प्लॉट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहने का मतलब समझ में आ गया होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन जैसा हम ले रहे हैं। गिवन एनर्जी वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है ना, इसमें वाई एक्सिस में हम क्या प्लॉट करते हैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किस चीज को प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद गिवन एनर्जी, कोई भी एनर्जी है उसके साथ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय जब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर देते हैं तो इससे क्या निकल कर आ जाता है? इससे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो एक्स एक्सिस है इसमें हम क्या प्लॉट करते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको प्लॉट करने के लिए जब हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से शेप निकल कर आता है, जिसमें आपको क्या दिखेगा? ये पीक बहुत जल्दी आ जाएगा, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है बेटा। इस पीक के इधर वाला एरिया अलग रहेगा और इधर वाला एरिया अलग रहेगा, इधर थोड़ा ज्यादा इलांगेटेड वर्जन रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? वो एकदम बराबर नहीं है वो। ठीक, इस तरीके से आता है। अब इसका मतलब क्या है? इस ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ का मतलब ये है कि इतनी काइनेटिक एनर्जी वाले इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इतनी काइनेटिक एनर्जी वाले इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इतनी काइनेटिक एनर्जी वाले इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, और इसको कभी भी कट करता हुआ नहीं दिखाते क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है ना, ये आगे एक्स एक्सिस को कट करता हुआ नहीं दिखाते। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी एनर्जी कहीं कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट एनर्जी वाले भी हो सकते हैं। ये अलग बात है कि हम मेनली इसी पोर्शन को देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है दो मॉलिक्यूल की एनर्जी 10 जूल होगी, तो 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10, तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल।
ठीक है ना, जिसमें दो गिवन एनर्जी के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 हो गए और टोटल मॉलिक्यूल्स 10 हो गए, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये वाई एक्सेस में जाएगा। और इसकी एनर्जी जो होगी, दो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी अगर 10 जूल होगी, तो ये 10 जूल कहाँ जाएगा, ये एक्स एक्सेस में जाएगा बेटा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ग्राफ आपको कुछ सिमिलर दिखाई देगा। कैसे? जैसे आप फिजिक्स में केटीजी में ग्राफ पढ़ते हो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है ना। उस कर्व में होता क्या है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी की जगह पर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो वहां वेलोसिटी वाला चीज होता है, लेकिन आपको ग्राफ कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा वहां पर, लेकिन यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी के साथ प्लॉट कर रहे हैं। अब यहां ध्यान क्या रखना है आपको, इन केस अगर मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ये है, ठीक है ना, इन केस एक्टिवेशन एनर्जी ये है, 0 से लेकर यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर वाले वैल्यू जितनी भी होगी, जब भी काइनेटिक एनर्जी वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी, तो वो सब चीजें किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर जितने भी रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या इससे ज्यादा होगी, वो इजिली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिखेगा, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वो हैं जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मान लेते हैं ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व कौन से टेम्परेचर है, टेम्परेचर T1 पर है। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया किसको बता रहा है, ऐसे टोटल मॉलिक्यूल्स को बता रहा है, ऐसे टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को बता रहा है, जो कि इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। क्लियर है बेटा? तो एक्चुअल में ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या बताता है, ये बताता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है या उसके बराबर है। ठीक है, लेकिन ये कौन से टेम्परेचर पर है, एट टेम्परेचर T1 है। क्लियर हो गया? अब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये तो एक गिवन टेम्परेचर पर हो गया बेटा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है बेटा, ये ग्राफ आगे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर थी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी यहां थी इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी यहां आ जाएगी। इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये थी, तो ये बढ़कर यहां पर आ जाएगी। ठीक है, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़कर यहां पर आ जाएगी, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़कर यहां पर आ जाएगी। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है, ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह ही है जो आप केटीजी में पढ़ते हो। उसमें होता क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट होता है और उसकी हाइट कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, जब आप हायर टेम्परेचर पर लोगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन इसके अंदर का एरिया सेम रखना है, तो ये जो इसकी जो हाइट है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या दिखेगा, ये वाला टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर T2 है, जिसमें T2 ग्रेटर देन क्या है, T1 है। तो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ये भी पता रहना चाहिए, इस पर भी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बनते हैं बेटा। जब हायर टेम्परेचर पर ये वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसकी हाइट कम होगी, लेकिन पूरा का पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। अब आपको क्या दिखेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो इतना था, इतनी थी एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एरिया क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया हो गया। समझ में आ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाला एरिया ये पूरा का पूरा हो गया, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? कहने का मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अगर आप उसके एरिया के देखोगे तो ये ग्रीन वाला एरिया तो बहुत कम है, ये पहले लोअर वाले टेम्परेचर पर इतनी ही चीजें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है ना, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो इतना जो एरिया है, ये ग्रीन वाला तो है ही, उस ग्रीन वाले के साथ ये येलो वाला पोर्शन भी है, जो इतना ज्यादा मॉलिक्यूल जो है अब वो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे, क्योंकि इतने प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, इनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा यहां पर,
अब इतने मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ये जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, which will be converted to product at temperature T2, at temperature T2। तो आपको क्या दिख रहा है, लोअर वाले टेम्परेचर पर कम मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, जो कि सिर्फ ग्रीन वाला एरिया बता रहा है, जबकि हायर वाले टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पर ये पूरा का पूरा, ये जो येलो वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा किस में, प्रोडक्ट में, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने के कारण स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ग्राफ समझ में आया बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हर बार रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा इसको बताने के लिए अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक अप्रोक्सीमेट मेथड है और एक जिसमें हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा। जो अप्रोक्सीमेट मेथड है, जो कि अराउंड अप्रोक्सीमेशन बताता है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, उसको बताने के लिए कंसेप्ट यूज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता, लेकिन अप्रोक्सीमेट मिल जाता है कि हर बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट थोड़ा बहुत आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट आइडिया देगा आर्हेनियस इक्वेशन, जिसको हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्चुअल में क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेशो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेशो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, with when difference in temperature is 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जब हम रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ रहा है, उस वैल्यू को जितने टाइम से बढ़ रहा है उसे बोलते हैं क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स रेट इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, when temperature is increased by 10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। तो जब टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं, केवल 10 बेटा, ना तो 5 ना तो 15 ना तो 20, ये बाय डेफिनेशन ही फिक्स है कि जब हम टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ रहा है उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप रिप्रेजेंट किससे कर सकते हो, पहली चीज तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अल्फा से, ठीक है। और ये अल्फा क्या होता है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10 अपॉन रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T। तो जब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, पहले टेम्परेचर T था तो बाद में टेम्परेचर T+10 था, यहां पर जब 10 डिग्री सेल्सियस से आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ रहा है उसे आप क्या बोलते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हो। नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर रिएक्शन में टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है 2, मतलब जनरली 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ठीक है। तो जनरली जो वैल्यू होती है अल्फा की, ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है ये एक्चुअल में 2 से 3 के बीच में होती है, ठीक है ना। ज्यादातर रिएक्शन में एक्चुअल में ये 2 से 3 के बीच में हो जाती है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो तो आप 2 लोगे, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से यही स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेंशन ना हो, आपको अज्यूम करना हो तो आप कितना मानोगे, 2 मानोगे, ठीक है। इफ नॉट मेंशन, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है तो ऐसे केस में अल्फा की वैल्यू आपको क्या लेनी है, ऐसे केस में अल्फा की वैल्यू आपको लेनी है कितनी, 2। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जनरली क्या होता है, 2 से 3 के बीच में होता है, मतलब जनरली जब आप 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो तो 2
2 टाइम बढ़ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.8 हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो हम ज्यादातर बार क्या लेते हैं, 2 लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन हर बार आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट पूछा है T प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पर, मतलब डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, दो टेम्परेचर पर कितने का है, डेल्टा टी का डिफरेंस है। तो ऐसे केस में ये रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ता है, ये बढ़ता है अल्फा की पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ये दोनों टेम्परेचर को T1 T2 भी लिख सकते हो, ये लोअर टेम्परेचर हो गया, ये हायर टेम्परेचर हो गया। तो दोनों पर हायर टेम्परेचर पर जहां ये T2 ग्रेटर देन T1 है, ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये दोनों टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का जो रेशो रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का भी वही रेशो रहेगा। ठीक है ना, वो किसके बराबर होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर डेल्टा टी बाई 10। अब इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर कोई एक रिएक्शन दे रखी है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 2, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, 2। अगर उसका टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, 40 डिग्री सेल्सियस से कहां तक ले जा रहे हो, 60 डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने बार चेंज होगा या कितने टाइम से चेंज होगा, रेट कांस्टेंट कितने टाइम से चेंज होगा, इसको आप लॉजिकली भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। एग्जांपल के लिए आप जब इसको 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे तो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। इस टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 का मतलब यह है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम हो जाएगा। तो अगर इस पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, R, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन R था, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2R। ठीक है, यहीं पर 50 डिग्री सेल्सियस से इसको जब आप 60 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे तो फिर से इससे डबल हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस पर 2R था, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर इसका 2 टाइम हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 4R हो जाएगा। समझ में आ गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 कहने का मतलब यह है कि हर बार 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस आने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ते जाएगा। क्लियर हुआ, आप इसी चीज को यहां ये बता रहा है कि 4 टाइम्स हो रहा है रेट, इसको आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कैसे, K एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड K एट 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू अल्फा, अल्फा कितना है, 2। ठीक है, 2 की पावर डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है बेटा, डेल्टा टी है 20 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, ये 20 डिग्री सेल्सियस का डिवाइड बाई 10, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, मतलब एक्चुअल में कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब शुरुआत वाले 40 डिग्री सेल्सियस में जो भी रेट था उसके कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा 10-10 के डिफरेंस से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल भी सकते हो। समझ में आ गया, एक दो एग्जांपल ट्राई करते हैं फिर क्वेश्चंस पर आएंगे बेटा। यहां देखना क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस हाउ मेनी टाइम्स रेट विल इंक्रीज। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं दिया है तो आप क्या मानोगे, 2 मानोगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो अलग बात है, अदरवाइज आपको 2 मानना है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से बदलेगा, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहले तो क्या है, रेट K एट 100 डिग्री सेल्सियस और रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का रेशो कितने टाइम बढ़ेगा ये निकालना है हमें। अल्फा की वैल्यू आप 2 ले लोगे, 2 की पावर डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो गया 100 माइनस 10, ये डिवाइडेड बाई 10, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, ये 90 बाई 10, 2 की पावर 9 कर दोगे, 2 की पावर 9, 2 2 2 ऐसे 9 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 512 टाइम्स हो जाएगा बताइए। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करना है तो 10-10 के डिफरेंस से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसा, 10 से जब ये 20 डिग्री सेल्सियस पर गया था, ठीक है, तो पहले अगर रेट R था तो फिर क्या हो जाएगा 2R। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। फिर ये 10 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो जाएगा बेटा, 1 मिनट है, R नहीं है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना हो जाएगा, ये 4R हो जाएगा। फिर से 10 डिग्री सेल्सियस पर ये कितना हो जाएगा 8R, फिर 50 में गया तो ये कितना हो जाएगा 16R, फिर से 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा 32R, फिर 70 तक ले गए तो ये कितना हो जाएगा 64R।
ठीक है, फिर 80 तक ले गए तो ये कितना हो गया, ये हो गया 128 आर। फिर जब 90 तक ले गए तो ये कितना हो गया 256 आर। और इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पर ले गए तो ये इसका और 2 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512 आर। मतलब 512 टाइम ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब आपको जो मेथड बेटर लगता है, इसमें ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालना पड़ेगा, हर बार बस डबल डबल करते जाना है। लेकिन डबल करना है तभी जब क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट ना दिया हुआ हो। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है तो आपको उतने बार बढ़ाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 दिया हुआ रहता तो हम बोलते ये 3R हो रहा है, ये 9R हो रहा है, ये 27R हो रहा है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 दो रिएक्शन दी हुई है, ए से बी बन रहा है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है 2। दूसरी रिएक्शन है जिसमें सी से डी बन रहा है, यहां टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है 3। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम फॉर बोथ रिएक्शन एट 35 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम था। आगे क्या बोला है, रेशो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 65 डिग्री सेल्सियस। जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन 65 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो बोले या रेट कांस्टेंट का रेशो बोले, बात सेम है। ठीक है ना। तो यहां देखते हैं, ए से बी के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है ना। यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 2 है। ए से बी के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है। तो शुरुआत में अगर मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेट आर था, तो यहां पर 45 डिग्री सेल्सियस पर ये कितना हो जाएगा 2R। 55 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4R। और यहां पर 65 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 8R। ठीक है। वैसे ही अगर दूसरे रिएक्शन के लिए देखेंगे, C2D के लिए जब हम देखेंगे तो इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटा, इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। अब ऐसे ही केस में 35 डिग्री सेल्सियस पर तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम था, ये भी आर था, ये भी आर था। ये 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर इसका रेट क्या हो जाएगा, ये 3R होगा बेटा। अब इसको डबल नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 3 है। ठीक है, फिर ये 45 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये कितना हो जाएगा 9R। 55 टू 65 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, और 3 टाइम हो जाएगा, ये 27R। यहाँ हर बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 3 गुना ज्यादा रेट होगा क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है। अब इनका जब रेशो निकालेंगे, दोनों रिएक्शन का जब रेशो निकालेंगे तो ये 8R और 27R हो जाएगा। ठीक है ना, 65 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब रेशो कितना आ जाएगा 8/27। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। तो ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, मेन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने। क्लियर हुआ। अब चलते हैं कुछ एमसीक्यूज पर। ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा क्योंकि हम अभी फिलहाल के लिए सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट पर जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन लिए हैं सिर्फ टेम्परेचर कोफिशिएंट को समझने के लिए। क्वेश्चन क्या बोला है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन इज, क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन, मतलब कौन सी वैल्यूज के बीच में टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जनरली 2 और 3 के बीच में होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप 2 लोगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 300 केल्विन एंड 280 केल्विन रिस्पेक्टिवली आर K1 एंड K2। क्या बोला है आपको, 280 केल्विन से हम कहां जा रहे हैं, 300 केल्विन पर जा रहे हैं। 300 केल्विन पर क्या है, K1 है, और 280 केल्विन पर क्या है, ये K2 है। कितने का डिफरेंस है, 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। आपको क्या दिखेगा, जब आप 280 केल्विन से 290 केल्विन गए होंगे, ठीक है ना, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया होगा क्योंकि क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं पूछा है। तो यहाँ 2K2 हो गया होगा रेट कांस्टेंट, डबल हो गया होगा। वहीं पर 290 केल्विन से जब 300 केल्विन गए होंगे तो फिर से 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है, फिर से डबल हो गया होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया होगा, 4K2 हो गया होगा, 2K2 का फिर से डबल, मतलब K1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4K2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स
फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, मतलब क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दे रखा है 2 है, अगर आपको नहीं भी दे रखा होता तो आपको 2 ही लेना था। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, रेट कांस्टेंट एट 80 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है 2, डेल्टा टी कितना है 80 माइनस 30 50 डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा बेटा 32 टाइम्स, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 टाइम आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आप चाहो तो हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पर डबल डबल कर सकते हो, कैलकुलेशन तो सेम ही आने वाला है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ध्यान देना, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस, कितना दे रखा है 10 टू द पावर -3 दे रखा है, 10 टू द पावर -3 पर मिनट दे रखा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, मतलब हर बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 2 टाइम होता है। आगे बोला है व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एट 17 डिग्री सेल्सियस, इससे 10 डिग्री सेल्सियस कम वाले टेम्परेचर पर पूछ रहा है बेटा। मान लेते हैं यहां रेट कांस्टेंट के रहा होगा, तो यहां 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट 2 के हो गया होगा। ठीक है ना, और जब रेट कांस्टेंट 2 के हो गया होगा तो उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 10 टू द पावर -3, तो हमें के की वैल्यू पूछा है। ठीक है ना, तो 10 टू द पावर -3 मतलब 17 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट कांस्टेंट है वो तो के है, तो के की वैल्यू निकालनी है डिवाइडेड बाई 2। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा पर मिनट। ठीक है ना, उसका हाफ हो जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। ठीक, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फॉर एक्स गिव्स वाई, एक रिएक्शन दे रखी है के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई के टी, कहने का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी, मतलब एक्चुअल में किसकी बात कर रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 3। आगे क्या बोला है, इफ द रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, क्यू पर मिनट है। आगे क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट बिकम्स 9 क्यू। ठीक है, तो यहां पर जब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा होगा तो रेट कांस्टेंट कितने टाइम बढ़ा होगा, 3 टाइम, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दे रखा है 3, तो यहां जब Q है तो रेट कांस्टेंट कितना हो गया होगा 3Q हो गया होगा 10 डिग्री सेल्सियस के बाद। वैसे ही फिर से जब 10 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने बढ़ाया होगा तो यहां पर रेट कांस्टेंट फिर से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 9Q, तो यही तो पूछा हुआ था मैं। ठीक है, कि 9Q जो पर मिनट होगा रेट कांस्टेंट वो कितने टेम्परेचर पर होगा, तो 320 केल्विन। लेकिन ध्यान देना बेटा, ये 320 जो दिया है ये डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, हमने कितना निकाला है 320 केल्विन निकाला है। आप डिग्री सेल्सियस निकालोगे तो -273 करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 7 और 11 में से 7 गया 4, 47 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो करेक्ट आंसर एक्चुअल में कौन सा है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ गलती हो जाती है कई बार, हम यहाँ तक तो आंसर सही निकाल लेते हैं लेकिन कई बार ऑप्शन मिस्टेक कर जाते हैं, केल्विन में निकला होता है आंसर, हम डिग्री सेल्सियस में भी टिक कर देते हैं 320। ठीक है, केयरफुल रहना बेटा थोड़ा। ठीक, स्पेशली यूनिट में जहां क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं वो स्पेशली यूनिट को चेंज करके ट्रिकी बना देते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब ये तो हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड कंसेप्ट। कुछ वैसा ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, फॉर अ रिएक्शन KT plus 10 डिवाइडेड बाई KT इज इक्वल टू x, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट x है एंड अननोन है। आगे क्या बोला है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, रेट कांस्टेंट का जो रेशो है, रेट कांस्टेंट बोल रहा है ये कितने टाइम हो रहा है 512 टाइम्स हो रहा है। तो ऐसा एग्जांपल हमने अभी सॉल्व किया था, यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट x है, इसकी पावर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस है 90 डिवाइडेड बाई 10, तो x की पावर 9, कितने की पावर 9 करने के बाद ये 512 आएगा, 2 की पावर 9 करने के बाद। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
क्लियर हुआ? हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया था और हमें ये पता करना था कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट कर लिए हैं बेटा। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा फॉर्मूला है टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट केवल अप्रोक्सीमेट डाटा देता है और वो भी 10 डिग्री सेल्सियस पर अप्रोक्सीमेट डाटा देता है। ठीक है? अगर हमें एग्जैक्ट पता करना है कि एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगा, तो उसको पता करने के लिए जो हम फॉर्मूला को यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? आर्हेनियस इक्वेशन। अब ये आर्हेनियस इक्वेशन है क्या? हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने वाले हैं क्योंकि हमें उसका डेरिवेशन नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आर्हेनियस इक्वेशन क्या बताता है? रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है ना? इसको थोड़े अलग तरीके से मैं लिख लेता हूं। ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये ई की पावर में रहेगा। ठीक है? अब इसमें हर एक टर्म आपको पता रहना चाहिए कौन सा टर्म क्या बता रहा है। सबसे पहली चीज के तो आपको पता होगा ही बेटा, ये तो क्या है? रेट कांस्टेंट है। एक्चुअल में इस फॉर्मूले को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है? इसके अलावा इस पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, उसी के लिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं, लेकिन इसको एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, एग्जैक्टली ये वाला फॉर्म नहीं। ठीक है? यहाँ ये जो ए है ये क्या है? कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं? आर्हेनियस फैक्टर। या कुछ जगहों पर इसी को और क्या लिखा हुआ रहता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है? इसे लिखा हुआ रहता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसी को कुछ जगहों पर और क्या लिखा हुआ मिलेगा? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इसके नाम अलग अलग हैं लेकिन ये कांस्टेंट ही है, ए से ही रिप्रेजेंट होता है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म के पहले आ रहा है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर बोल देते हैं। ठीक? इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल के पावर में जो है, ये पावर वाला टर्म है। ठीक है बेटा? ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्चुअल में यहां पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इसको निकालने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी निकालना सीख लिया है, उसका मतलब क्या है ये सीख लिया है। ठीक है? आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये तो गैस कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है। ठीक है ना? ये गैस कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या लेनी है ये डिपेंड करेगा एक्टिवेशन एनर्जी की। इन दोनों की जो यूनिट होनी चाहिए, इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है? इन दोनों की जो यूनिट होगी एक्टिवेशन एनर्जी की और आर की जो यूनिट होगी ये सेम होनी चाहिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में दे रखा है, ठीक है ना, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में दे रखा है तो यहाँ आर की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा? 8.314 या 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। यहीं पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में दिया हुआ है तो आर की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है? तो ये जो आर की वैल्यू लेते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के हिसाब से लेते हैं, उसकी यूनिट को मैच करता हुआ लेते हैं, दोनों की यूनिट एक दूसरे को कैंसल आउट करनी चाहिए। ठीक है? और सबसे लास्ट चीज क्या रह गया यहाँ पर? टी। टी तो आपको समझ में आ गया होगा, ये टेम्परेचर है या एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन की यूनिट में रखेंगे हम केमिस्ट्री में हर जगह पर टेम्परेचर की वैल्यूज। ठीक है? ये तो हो गया सारे टर्म। अब यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म क्या बता रहा है? ये जो e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी। मतलब जो चीजें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कौन से हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअल में क्या बताता है? ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इस चीज को बताने वाले, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था टेम्परेचर जब बढ़ता है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो फ्रैक्शन कैसे निकलता है? इस वाले टर्म से निकलता है। समझ में आ गया? इसमें से हर एक टर्म तो हमने समझ लिया, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने लॉग के कैलकुलेशन पढ़े, एक्सपोनेंशियल के नहीं। ठीक है ना? हमने लॉग के कैलकुलेशन पढ़ रखे हैं, तो लॉग के कैलकुलेशन करने के लिए ये
ये पूरी इक्वेशन को लॉग वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल हटा देते हैं। एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, नेचुरल लॉग लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम एक आरएनएस इक्वेशन का दूसरा फॉर्म लिखने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नेचुरल लॉग ले लेंगे, किसका, आरएनएस इक्वेशन का, ये ln ऑफ a इंटू ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर टी का, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। अब यहाँ नेचुरल लॉग होने लेने पर होगा क्या, यहाँ देखना, ये क्या हो जाएगा, लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, तो ये हो जाएगा ln a, ये हो जाएगा प्लस ln e टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। अब यहाँ देखना इक्वेशन क्या हो जाएगी, ln k इज इक्वल टू ln a, आपको पता है ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि नेचुरल लॉग इंटू ई टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये ऐसा बोल सकते हो कि ln इस e को कैंसल आउट कर देता है, इसके इफेक्ट को, तो यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। तो जब भी हमें एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को हटाना होता है तो हम नेचुरल लॉग लेते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ln इंटू ई टू दी पावर एक्स क्या हो जाता है, ये x हो जाता है, और e टू दी पावर ln x x हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में यहां से हमारे पास क्या निकल कर आया, नेचुरल लॉग आ गया, लेकिन हम कैलकुलेशन log टू दी बेस 10 का पढ़ते हैं, तो इसे फिर से कन्वर्ट कर देंगे, log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 log के इक्वल टू ये हो जाएगा 2.303 log a, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा e अपॉन आर टी, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, log k इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन आ जाएगा 2.303 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, यहां बचेगा सिर्फ log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने दो इक्वेशन डिराइव की, एक इक्वेशन तो ये थी जो नेचुरल लॉग की थी, ln k की थी, एक इक्वेशन ये है जो कि log टू दी बेस 10 के लिए है। हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हम जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं वो log टू दी बेस 10 के करते हैं। तो इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम टेम्परेचर की वैल्यू रखकर रेट कांस्टेंट की वैल्यू या टेम्परेचर में चेंज देखकर रेट कांस्टेंट में चेंज के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक। ये वन ऑफ दी फॉर्मूला है, इसमें बहुत सारे और भी चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें इसमें ग्राफ भी पढ़ना है क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं। ln के वर्सेस 1/t दिख रहा है, ये टेम्परेचर, ये 1/t है, या log के वर्सेस 1/t, इसका आपको क्या पूछ सकता है, ग्राफ पूछ सकता है। तो दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। यहाँ दो इक्वेशन हम लोगों ने लिख रखी है, एक तो लिखा है क्या चीज, ln के इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, एक तो इक्वेशन ये था। दूसरा इक्वेशन क्या था, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ये दो इक्वेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ नेचुरल लॉग है, यहाँ log टू दी बेस 10 है, और log टू दी बेस 10 हो रहा है तो यहाँ 2.303 वाला फैक्टर आ रहा है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है, अगर आप ln के y एक्सिस में लेते हो और ये जो 1/t है अगर ये आप x एक्सिस में लेते हो, ठीक है ना, ln के अगर आप y एक्सिस में लेते हो और 1/t x एक्सिस में लेते हो, तो ऐसे केस में आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये जो है ये तो इंटरसेप्ट हो गया, ये c हो गया, और ये माइनस ए बाई आर जो है, माइनस ए बाई आर, ये m हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, लेकिन निगेटिव स्लोप दिख रहा है। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप निगेटिव है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ये हो गया इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ln a हो जाएगी। और स्लोप क्या है बेटा, स्लोप आपको दिख रहा है कि ये निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव है तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, समझ में आ गया। और यहाँ आप क्या लिखोगे कि जो स्लोप की वैल्यू रहेगी वो कितनी आ रही है, माइनस ए अपॉन ये आर, ये स्लोप की वैल्यू आ रही है, ठीक है। वैसे ही आप एक दूसरा वाला ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, इस log k को आप y एक्सिस में ले सकते हो, ये 1/t को x एक्सिस में ले सकते हो। यहाँ पर ये जो log a वाला टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहीं पर ये जो वाला टर्म होगा ये स्लोप हो जाएगा निगेटिव। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल इस 2.303 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ log k वर्सेस 1/t का बनाते हो तो log k वर्सेस 1/t के ग्राफ में फिर से क्या हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, log a के बराबर रहेगी, और आपका ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, निगेटिव स्लोप। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि स्लोप की वैल्यू एग्जैक्टली वही नहीं रहेगी
ऊपर वाले ग्राफ की तरह यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ई अपॉन 2.303 आर। तो प्रीवियस ईयर में इसके कैलकुलेशन के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और इसी पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बने जिसमें स्लोप की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है बेटा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ln k के लिए अलग स्लोप की वैल्यू आएगी, log k के लिए स्लोप की वैल्यू अलग आएगी, पैटर्न दोनों में सिमिलर रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, ये तो दूसरा पार्ट हो गया। पहला हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन पढ़ा, फिर उसके ln k और log वाला फॉर्मूला पढ़ा। तीसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ ली कि उसका ग्राफ कैसे बनाना है, और चौथी चीज दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू को देखकर हम इस पर इफेक्ट भी देख सकते हैं। रेट कांस्टेंट कितना बढ़ रहा है, मेन पर्पस तो हमारा यही है आरएनएस इक्वेशन पढ़ने का। टेम्परेचर कोफिशिएंट केवल कि 10 डिग्री सेल्सियस पर बताता है, वो भी अप्रोक्सीमेशन बताता है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो बार रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे आरएनएस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T1 पर हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, log K1 इज इक्वल टू रहेगा log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, RT1 रहेगा टेम्परेचर T1 पर, ठीक है। वैसे ही टेम्परेचर T2 पर जो ग्राफ होगा, मान लेते हैं टेम्परेचर T2 पर जो ग्राफ है वो मतलब जो इक्वेशन है वो क्या है, log K2 है, ठीक है। log K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log A। A की वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं कि A की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 RT2, क्लियर हुआ। हाँ एक और चीज बेटा, ए की जो यूनिट है वो के की यूनिट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दो चीजों को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है दोनों की यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ आपको पता रहना चाहिए, यहाँ पर ए एंड के की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता तो के की यूनिट होती है पर सेकंड, तो ए की यूनिट भी पर सेकंड होगी। लेकिन अभी हमारा पर्पस कैलकुलेशन करना नहीं है, हमें ये देखना है कि जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेट कांस्टेंट कितने टाइम चेंज होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दे रहे हैं, मतलब यहां हो जाएगा क्या, log K2 इक्वल टू की इधर माइनस ये हो जाएगा log K1। अब इधर वाले पार्ट से इधर वाले को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। और जब उसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, माइनस log A, ये हो जाएगा बेटा माइनस log A, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि उस चीज को सेकंड वाली इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस log A प्लस log A कैंसल आउट हो जाएगा, log A माइनस log B क्या हो जाएगा, log A अपॉन B हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log K2 बाई K1 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 R, ये तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये 1 अपॉन T1 माइनस हो जाएगा 1 अपॉन T2, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। तो हमारे लिए दो इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो ये वाला फॉर्मूला जो हमने आरएनएस इक्वेशन का लॉग के टर्म में कन्वर्ट करके किया था, एक ये वाला, क्योंकि एक्चुअल में ये बताएगा कि जब टेम्परेचर T1 से T2 तक ले जा रहे हैं, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट कितने टाइम बढ़ रहा है, रेट कितने टाइम बढ़ रहा है, जितने टाइम रेट कांस्टेंट बढ़ेगा उतने ही टाइम रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला है इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, इस वाले फॉर्मूले पर जो न्यूमेरिकल्स है नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिटेल में सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। आज वाले लेक्चर में सारे थ्योरी वाले पोर्शंस का कंप्लीट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इस पर जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। फिर कैटलिस्ट की जो थ्योरी है, कैटलिस्ट क्या कैसे इन्फ्लुएंस करता है रिएक्शन को, उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आरएनएस इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो आरएनएस इक्वेशन हमें करेक्ट पूछा हुआ है, कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा, K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन दी आरएनएस इक्वेशन द बोल्ट्जमैन फैक्टर e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी रिप्रेजेंट दी, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी एनर्जी क्या होती है, एक्सेस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा, मतलब एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैंक की जगह क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द कर्व लॉग के, यहां क्या बोला है कि स्ट्रेट लाइन कब आता है, जब लॉग के को किसके साथ हम प्लॉट करते हैं, 1/t के साथ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द ग्राफ ऑफ लॉग के इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड t इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्सेस 1/t, मतलब लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बोला इज गिवन बिलो, हियर x इज, x मतलब स्लोप की वैल्यू है। अब ये स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होगी, लॉग के वर्सेस 1/t, लॉग के वर्सेस 1/t का जो स्लोप रहता है ये कितना रहता है बेटा, माइनस ई ए, ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, अभी थोड़ी देर पहले निकाला हुआ है हम लोगों ने, ठीक। हाँ ln के होता तो वहां 2.303 वाला टर्म नहीं होता, तो इसलिए ग्राफ को ध्यान से देखना है बेटा, लॉग के का ग्राफ है या ln के का ग्राफ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, यहाँ पर आर मिसिंग है, यहाँ पर ई ए नीचे चला गया, यहाँ आर ऊपर, यहाँ ई ए नीचे चला गया, ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दी ग्राफ ड्रॉन बिटवीन लॉग के एंड 1/t, लॉग के और 1/t का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ क्या बोला हुआ है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, हमें अब इंटरसेप्ट पूछा है, स्लोप नहीं, इंटरसेप्ट तो ये होता है, और ये वाला जो इंटरसेप्ट है हम लोगों ने क्या बोला था, किसके बराबर होता है, ये लॉग ए के बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, द प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t हेल्प्स टू कैलकुलेट, लॉग के और 1/t के जो प्लॉट होता है उससे क्या हेल्प मिलती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, बिल्कुल ठीक है। जो ग्राफ जो है उस ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ कौन से वाली इक्वेशन से बनता है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो अगर हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है तो दो अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्लोप की वैल्यू से, ग्राफ की स्लोप की वैल्यू से ये एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू पुटअप करके फिर ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर आरएनएस फैक्टर निकाल सकते हैं, मतलब ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है द चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इवैल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इवैल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, बिल्कुल टू डिफरेंट टेम्परेचर से हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, log k2/k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, 2.303 आर होल इंटू क्या हो जाएगा, 1/t1 माइनस 1/t2, ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, दो अलग अलग टेम्परेचर पर दो रेट कांस्टेंट के रेशो से फिर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ, ये तो इनफैक्ट बहुत सारे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे रेट कांस्टेंट के रेशो जब हमें पता रहेंगे अलग अलग टेम्परेचर पर, तो ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं आज के लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड थ्योरी पढ़ा है बेटा, न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ देखेंगे, ठीक। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है ना, कैटलिस्ट भी क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है, ये एक दूसरा पाथवे प्रोवाइड करता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ये करता क्या है,
ये एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन करता है। तो हम लोगों ने ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ा हुआ है। जैसे मान लेते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अभी इसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन ये कब रिक्वायर्ड है? विदाउट कैटलिस्ट, जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया है, ठीक है। तो जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया है तो इसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। लेकिन जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो कैटलिस्ट करता क्या है? एक दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बना देता है, एक दूसरी चीज, एक दूसरा पाथवे प्रोवाइड करता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाती है। मतलब जो बिना कैटलिस्ट के जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, कैटलिस्ट के साथ वही ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता। अब कैटलिस्ट के साथ वही ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता तो अब वो दूसरा पाथवे प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है कि रिक्वायरमेंट है विद कैटलिस्ट के साथ। तो कैटलिस्ट यूज करने पर वो पाथवे कुछ ऐसे चेंज कर देता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गई तो ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? प्रोडक्ट में। समझ में आ गया बेटा? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाता है? इसमें भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को चेंज नहीं करता, उस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ही बदल देता है। टेम्परेचर क्या करता था? टेम्परेचर इस मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ा रहा था ताकि ये इसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। ये जो कैटलिस्ट है उस बैरियर को ही कम कर दे रहा है, उस एनर्जी बैरियर को ही कम कर दे रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ही कम कर दे रहा है, जिससे ज्यादा रिएक्टेंट जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन अमाउंट नहीं बढ़ेगा बेटा, इसमें अमाउंट नहीं बदलता। क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन का भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ है और बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी उतने ही टाइम से कम हुई है और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी उतने ही टाइम से कम हुई है। तो एक्चुअल में कैटलिस्ट क्या करता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन को भी उतने ही टाइम बढ़ाता है जितने बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है। जैसे अगर कोई रिएक्शन है, ठीक है, ये ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी से वापस से ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कौन सी हो गई? फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, जिससे ए जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा बी में, और बी से जब ए में कन्वर्ट होगा तो इसे हम कौन सी रिएक्शन बोल देंगे? बैकवर्ड रिएक्शन बोल देंगे। तो होता क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? क्योंकि जब वो पाथवे को चेंज कर रहा है तो फॉरवर्ड भी रिएक्शन फास्टर होगी, बैकवर्ड भी रिएक्शन फास्टर होगी, और दोनों इक्वल अमाउंट से फास्टर होगी। मतलब जो कैटलिस्ट होता है, ये कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय सेम एक्सटेंट, ठीक है, बाय सेम एक्सटेंट, ठीक है। जितने, अगर ये 2 टाइम्स फास्टर बना रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, तो 2 टाइम फास्टर बनाएगा बैकवर्ड रिएक्शन को भी, ठीक है। तो इससे होता क्या है? रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर कोई चेंज नहीं आता बेटा, ठीक है ना। इसीलिए जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रहेगा एट इक्विलिब्रियम, ये उतना ही रहेगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं कि रेट बढ़ गया तो अमाउंट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम क्या रहता है? सेम ही होता है बेटा। मतलब हम ये बोलते हैं कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम पर जितना अमाउंट होना चाहिए उतना ही बनेगा, बट अब ये जल्दी बनेगा, जल्दी से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, बस इतना है। ये फास्टर बना देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, क्लियर है। लेकिन आपको यहां दिख रहा होगा कि ये डेल्टा एच की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू तो क्या रहेगी? वही रहने वाली है, ठीक है। अब ये दूसरा पाथवे कैसे बनाता है? यहां कैसे होगा? जैसे ए जब बी में कन्वर्ट हो रहा था तो पहले कुछ और ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है? ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट का सरफेस है, मेटल कैटलिस्ट है। NH3 इसमें डिकम्पोज हो रहा था, तो NH3 जब नॉर्मली डिकम्पोज होगा तो अलग ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा। जब इस पर ये NH3 एड्सॉर्ब हो जाएगा
तो इसका ट्रांजिशन स्टेट अलग हो जाएगा। तो वो एक्चुअल में कैटलिस्ट क्या करता है, बीच में कुछ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन के बाद ये किसी भी तरीके से हो सकता है, अगर गैसियस हम लोगों ने कैटलिस्ट लिया तो उसके साथ रिएक्ट करके एक ऐसा पाथवे बना देता है, ऐसा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है, जिससे उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कैटलिस्ट, जो कि क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में हेल्प करते हैं, उसके ट्रांजिशन स्टेट को ही बदल देते हैं। ठीक, तो यहां पर कैटलिस्ट काम कैसे करता है, यूजुअली हम किसके लिए पढ़ते हैं, एंजाइम्स के लिए पढ़ते हैं, कि एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं, अगर बायो कैटलिस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। नॉर्मल जो इंडस्ट्री वाले जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को 10 टू द पावर 6 टाइम 10 टू द पावर 10 टाइम्स बढ़ाते हैं, लेकिन जो बायो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को 10 टू द पावर 20 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू जो इंडस्ट्री में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। लेकिन ये सारे कैटलिस्ट एक ही तरीके से काम करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं, ठीक है। और ये काम कैसे करते हैं, ये एक मिनट बेटा, ये काम कैसे करते हैं इसको ग्राफ की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। यहां देखना फिर से वही ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का, ठीक। अब यहां पर जो ग्राफ होगा, हम लोगों ने क्या बोला था, ग्राफ कैसा रहता है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ये मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इतना है, एक्टिवेशन एनर्जी इतना है, तो पहले इतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है ना, पहले इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एक मिनट बेटा दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, यहां पर इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या बना रहे थे, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, बट ये क्या था, विदाउट कैटलिस्ट। ये कौन सी कंडीशन में था, जब हम कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे थे। मान लेते हैं जब हमने कैटलिस्ट यूज किया तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एक दूसरा पाथवे प्रोवाइड कर देगा और उसके एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दे रहा है। अब यहाँ क्या हो गया, जब ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया तो इससे ज्यादा एरिया वाला ये पूरा मॉलिक्यूल हो जाएगा। येलो वाला पोर्शन क्या बता रहा है, उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को बता रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या बता रहा है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है, ये टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वो हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं किसके प्रेजेंस में, विद कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि जब आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो ये जो एरिया दिखता है, बढ़ा हुआ एरिया दिख रहा है, पहले केवल ये ग्रीन वाला एरिया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, अब ये पूरा येलो वाला एरिया क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्राफ को चेंज नहीं कर रहा है, ग्राफ वही है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर दे रहा है, जिससे ये ज्यादा एरिया या ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक। अब ये काम कैसे करता है, ये जो कैटलिस्ट होता है ये काम कैसे करता है बेटा, ये काम कैसे करता है, ये पहले किसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में इसे कन्वर्ट कर देता है रिएक्टेंट को, पहले कोई एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है ना, जब हम कोई कैटलिस्ट इसमें यूज करेंगे, कोई एक कैटलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट जैसा भी हो सकता है, ठीक है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो पीक वाली जो एनर्जी हम बोल रहे थे, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हम ग्राफ बोल रहे थे ये एक ऐसा पाथवे बना देगा जिससे ये जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाएगी, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण उसके ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी उतनी ही रहेगी, लेकिन वो ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो बदल जाएगी, ठीक है ना। एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, ये
प्रोवाइड करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है अल्टरनेट पाथवे, अल्टरनेट पाथवे विद लेस एक्टिवेशन एनर्जी। लेस एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ये एक दूसरा पाथवे तैयार कर देता है, कौन, कैटलिस्ट, और इसलिए क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। लेकिन ध्यान रखना है, कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा रहता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट, हम वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे उसे इनहिबिटर बोलेंगे, कैटलिस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेगा ये लिखा हुआ रहता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट वो हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट वो हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। लेकिन हम वाला टर्म नहीं पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है क्या, कि जो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। तो जैसे कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, तो ऐसे भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दें। जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं, उन्हें हम कैटलिस्ट, उनके लिए हम कैटलिस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अभी तक हमने कैटलिस्ट का जो जो इफेक्ट पढ़ा है उन सब की प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो ये क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। जो भी कंपाउंड रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं और रेट कांस्टेंट को बढ़ाते हैं, ध्यान रखना बेटा, यहां जब मैं के लिख रहा हूं तो ये रेट कांस्टेंट है, क्योंकि के से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं चेंज करता, केवल रेट कांस्टेंट को बढ़ाता है। रेट कांस्टेंट को कैसे बढ़ाता है, बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ या बाय लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, बाय लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है, दे आर इंक्रीज्ड बाय सेम एक्सटेंट, दे आर इंक्रीज्ड बाय सेम एक्सटेंट, दोनों को सेम एक्सटेंट से, दोनों को सेम टाइम से बढ़ाता है। बट इसका मतलब यह है कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या है, डू नॉट चेंज डेल्टा जी और केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा। यहां ऊपर जो चेंज कर रहा है वो हमने रेट कांस्टेंट लिखा है, और नीचे जो चेंज नहीं कर रहा है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। डेल्टा जी क्या बताता था, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है, ये बताता है स्पॉन्टेनिटी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, तो ये स्पॉन्टेनिटी को नहीं बदलता, ठीक है ना, केवल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कैन नॉट चेंज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कैन नॉट चेंज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू को नहीं बदल रहा था। अभी हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के साथ डिस्कस किया था, डेल्टा एच नहीं बदलता है क्योंकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट तो वही है, और डेल्टा एच ही नहीं बदला तो डेल्टा जी कैसे बदलेगा, क्योंकि डेल्टा जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये क्या होता है डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही नहीं बदल रहा तो डेल्टा जी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो डू नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन एंड amount of product at equilibrium, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं कर रहा है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम को भी नहीं चेंज करेगा। ये केवल इक्विलिब्रियम अचीव करने की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं चेंज करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको कैटलिस्ट के लिए पता रहनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में इसमें स्टेटमेंट्स भी पूछे गए हैं बेटा, ठीक। अब कैटलिस्ट कितने अमाउंट से रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है उसके लिए एक
फाइनली एक फॉर्मूला देख लेते हैं जिसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चेंज इन रेट और रेट कांस्टेंट ऑन यूजिंग कैटलिस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैटलिस्ट के यूज नहीं करने पर, विदाउट कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आरएनएस इक्वेशन को दोबारा यूज कर रहे हैं बेटा। जब कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे थे तो log K1 लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, log A माइनस EA1 डिवाइडेड बाई 2.303 RT। अब यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं बेटा, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं इसलिए T1 T2 अलग अलग नहीं लिखेंगे, सिर्फ T लिखेंगे, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, वो ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो विदाउट कैटलिस्ट हम EA1 लिख रहे हैं और विद कैटलिस्ट हम वहां क्या लिख देंगे, EA2 लिख देंगे। ठीक है, तो विद कैटलिस्ट मान लेते हैं कि रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, log K2। अब ये क्या हो जाएगा, log A तो वही रहने वाला है, EA2 लिख दे रहे हैं। मतलब ये जो EA2 है ये लेस एक्टिवेशन एनर्जी है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log K2 माइनस log K1 इक्वल टू हो जाएगा log A माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT, 2.303 RT। और इस पहले वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस log A, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस EA1 अपॉन 2.303 RT। ठीक है, अब यहाँ क्या दिखेगा आपको, ये माइनस log A, ये प्लस log A कैंसल आउट हो जाएगा। log A माइनस log B, log A अपॉन B हो जाएगा, log K2 बाई K1। और यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, EA1 माइनस EA2, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो 2.303 RT। इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा EA, मतलब कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है। वैसे भी EA1 बड़ा ही रहता है, विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहता है, विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, तो ये डिफरेंस पॉजिटिव ही आने वाला है। तो डिफरेंस का जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी का, उसको रख देंगे डिवाइडेड बाई 2.303 RT। ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल जाएगा कि कैटलिस्ट यूज करने से रेट कांस्टेंट कितने टाइम बढ़ता है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया होगा कि सेम आरएनएस इक्वेशन को यूज करके हम टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख सकते हैं, और सेम आरएनएस इक्वेशन को यूज करके हम कैटलिस्ट का इफेक्ट भी देख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट को वो कितने टाइम बढ़ाएंगे। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, अ कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रिएक्शन बिकॉज इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट चेंज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल इसको चेंज नहीं करता। इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल इसको चेंज नहीं करता। थर्ड बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, गलत, एक्टिवेशन एनर्जी को तो चेंज करता है। तो बोथ क्या हो जाएगा, ए एंड बी, या बोथ क्या बोल सकते हैं, 1 एंड 2। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द इंक्रीज ऑफ रिएक्शन रेट बाय अ कैटलिस्ट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कैटलिस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, नहीं। सेकंड, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सो दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, नहीं। थर्ड बोल रहा है कैटलिस्ट डिक्रीजेस द इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, नहीं। फोर्थ बोल रहा है कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन जनरल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑल द फैक्टर्स एक्सेप्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बिल्कुल सही, इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है। सेकंड, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इससे भी बढ़ सकता है। इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल गलत, एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। फोर्थ क्या है, यूजिंग अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट कुछ जगहों पर लिखा रहता है, एनसीईआरटी ने ये टर्म नहीं लिखा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तो इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी गलत हो जाएगा, उससे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट K1 ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डबल देन रेट कांस्टेंट K2 ऑफ अनदर रिएक्शन। ये बोल रहा है पहली जो रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट K1 है, दूसरी जो रिएक्शन है इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। इसका जो रेट कांस्टेंट होता है वो डबल है K2 से, मतलब आपको क्या दिखेगा, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन ग्रेटर देन है रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन, क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा है। आगे क्या बोला है, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द टू रिएक्शन E1 एंड E2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर पहले वाले का रेट ज्यादा है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू सेकंड रिएक्शन, मतलब E1 की वैल्यू लेस देन होगी E2 से, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक, तो आज वाले लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कैटलिस्ट के लिए आरएनएस इक्वेशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट और सारी थ्योरीज को देख लिया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इन्हीं पर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे न्यूमेरिकल एक साथ कवर कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा।